हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से आपके सामने आरएस प्री 2023 के लिए आज की पॉलिटी की मैराथन क्लास दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो बहुत ही शानदार, बड़ी गजब की और ऑथेंटिक क्लास है, जिसमें दोस्तों आरपीएससी द्वारा दोस्तों विगत परीक्षाओं में पूछी गई राजस्थान की राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित है अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, जो आपकी एग्जाम आरएस प्री 2023 में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। मैं दावे के साथ दोस्तों बोल रहा हूं यहां से दोस्तों आज की इस मैराथन क्लास से आपकी एग्जाम में आपको दोस्तों हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के द्वारा दोस्तों तैयार की गई ये मैराथन क्लास है, जिसमें दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही गजब का है। क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म भाई सही सुमेलित नहीं है। हमको दोस्तों ये देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत दोस्तों राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 159 के तहत दोस्तों राज्यपाल द्वारा शपथ या दोस्तों प्रतिज्ञान दोस्तों है ना, शपथ या प्रतिज्ञान का दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों बताइए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा उत्तर नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 156 में दोस्तों राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, मतलब दोस्तों राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उनका दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया इस अनुच्छेद 156 में। यह बात दोस्तों उल्लेखित की गई है अनुच्छेद 157 में, है ना। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं या दोस्तों जो क्वालिफिकेशन होती है वो दोस्तों अनुच्छेद 157 में दोस्तों उल्लेखित है, न कि दोस्तों अनुच्छेद 156 में। तो भाई अनुच्छेद 156 में क्या उल्लेखित है, तो दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का, है ना, नोट करना दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों उल्लेखित है। कार्यकाल के बारे में दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 156 में। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य दोस्तों कौन कौन से हैं। मतलब दोस्तों हमको हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 मूल कर्तव्य दोस्तों हमारे, उनमें से कौन कौन से दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करे, देश की रक्षा करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है दोस्तों, हिंसा को त्यागना। बताइए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा। इनमें से कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है। देखिए, संविधान का पालन करे, ये दोस्तों हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, पहला ही दोस्तों मौलिक कर्तव्य। 11 मूल कर्तव्य में जो पहला मूल कर्तव्य है वो दोस्तों यही आता है कि संविधान का पालन करे। पहली बात तो दोस्तों ये देश की रक्षा करे, ये कौन सा मूल कर्तव्य है दोस्तों हमारा, तो ये दोस्तों 4 नंबर वाला मूल कर्तव्य। इस बात का ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये दोस्तों इन 11 मूल कर्तव्य में भाई कहीं पर भी दोस्तों ये बात उल्लेखित नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, ये कौन सा मूल कर्तव्य है, ये दोस्तों हमारा 8वां मूल कर्तव्य है। और दोस्तों हिंसा को त्यागना, ये हमारा दोस्तों 9वां मूल कर्तव्य। इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं भाई, है ना, इनमें से दोस्तों कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ए, इसके अलावा दोस्तों बी, इसके अलावा दोस्तों डी और ई, ये दोस्तों हमारे मूल कर्तव्य है भाई, है ना। इन 11 मूल कर्तव्य में ये बात दोस्तों उल्लेखित की गई है। तो ए, बी, डी और ई दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य जिस स्टूडेंट को दोस्तों कन्फर्म है ना, कंठस्थ दोस्तों याद हो ना, उस स्टूडेंट को दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी आसानी होगी दोस्तों। अगर आपको दोस्तों याद नहीं है तो भाई याद कर लीजिए, आने वाली एग्जाम्स में और दोस्तों आरएस प्री में एक रामबाण दोस्तों साबित होंगे, है ना। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, आपको याद करना ही पड़ेगा 11 के 11 मूल कर्तव्य। अब दोस्तों मैं कुछ मूल कर्तव्यों के बारे में आपको कुछ बेसिक डिटेल दोस्तों बता देता हूं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में, नोट करना, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दोस्तों सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर है। सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों जोड़े गए थे, है ना। कितने मूल कर्तव्य, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर आपको पूछ ले कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, तब तो आपको करना है सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर आपको पूछ ले किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को दोस्तों जोड़ा गया, तो दोस्तों नोट करना 42वें संविधान संशोधन, है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में इन 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों 11वां जो मूल कर्तव्य है फिर ये कब जोड़ा गया, तो ये दोस्तों नोट करना 86वां संविधान संशोधन दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए, जो मूल कर्तव्य है ये दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं भाई, है ना, रूस के संविधान से लिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों
भाग 4A में दोस्तों इनका उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही साथ ये दोस्तों अनुच्छेद है ना 11 मूल कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 51A में दोस्तों उल्लेखित है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों बेसिक डिटेल्स थी तो दोस्तों हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल दोस्तों थे गवर्नर जनरल और विधानसभा, गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं विधानसभा, या दोस्तों गवर्नर जनरल राज्य परिषद या दोस्तों राज्य परिषद एवं विधानसभा। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 की दोस्तों जो विधायिका थी उसमें दोस्तों कौन कौन शामिल थे। तो भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल और राज्य परिषद दोस्तों भारत शासन अधिनियम की जो विधायिका थी उसमें दोस्तों ये सम्मिलित थे। मतलब उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों स्टार लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या दोस्तों 62 वर्ष की अवधि या आयु प्राप्त कर लेने तक दोस्तों इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। दूसरा कथन दोस्तों क्या है। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिए बात हो रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के कार्यकाल की, है ना। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पहला कथन तो दोस्तों क्या है भाई, बिल्कुल सही बात है ना। पहला कथन तो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन की बात करते हैं ना, कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर दोस्तों मतलब उसका समझिए कार्यकाल हो गया पूरा समाप्त हो गया, उस पद पर दोस्तों पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। मतलब दोस्तों वो दोबारा वह पद दोस्तों धारण नहीं कर सकता। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। मतलब दोस्तों दोनों कथन सही है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। मतलब आरपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर दोस्तों 6 वर्ष तक की अवधि तक, या दोस्तों 6 वर्ष या दोस्तों 62 वर्ष, जो भी पहले हो, है ना। ये दोस्तों क्या है, आरपीएससी के सदस्य का कार्यकाल है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। 6 वर्ष या 62 वर्ष इनमें से जो भी पहले हो वह दोस्तों आरपीएससी के सदस्य का कार्यकाल होगा। बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों खत्म दोस्तों सत्य है। अब दोस्तों थोड़ी सी देखिए मैं बेसिक डिटेल दोस्तों आरपीएससी की कर लेता हूं, है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको फैक्ट बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए आरपीएससी की अगर आपको स्थापना पूछ लेना भाई, आरपीएससी की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों आपको नोट करना है 20 अगस्त है। 20 अगस्त दोस्तों 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी मालूम रखना है कहां पर हुई थी, तो जयपुर में हुई थी, है ना। जयपुर में दोस्तों आरपीएससी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों नोट करना यहां पर स्वतंत्रता से पहले दोस्तों जयपुर में, है ना, जयपुर में दोस्तों, जोधपुर में और बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में, इन 3 रियासतों में दोस्तों अपना खुद का दोस्तों, है ना, लोक सेवा आयोग था। लेकिन दोस्तों उसको इन 3 रियासतों के लोक सेवा आयोग को दोस्तों 16 अगस्त, नोट करना 16 अगस्त, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1949 को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों 20 अगस्त 1949 को, है ना, जयपुर में दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और स्थापना दोस्तों कहां पर की गई, जयपुर में। अब दोस्तों आप ये बात नोट करना कि एक समिति का नाम बता रहा हूं आपको, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग को दोस्तों जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। बड़ा गजब का प्रश्न है ना। जयपुर से कहां स्थानांतरित किया गया, अजमेर दोस्तों इसको स्थानांतरित किया गया, इस बात का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में और पूछा जाता है कि दोस्तों आरपीएससी की स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य थे, तो दोस्तों 2 सदस्य थे, 1+2, है ना। मतलब दोस्तों 3 सदस्यीय आयोग था, सॉरी 3 सदस्यीय आयोग था स्थापना के समय। इसमें 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष था। और प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों आरपीएससी का एस.के. घोष, है ना। एस.के. घोष दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष था, एस.के. घोष आरपीएससी का। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों 1+7 है, 1+7 दोस्तों वर्तमान में सदस्य, मतलब 8 सदस्यीय आयोग है हमारा आरपीएससी, इस बात का ध्यान रखना। ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार
प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या कितनी है। मतलब दोस्तों राजस्थान विधानसभा में क्वेश्चनों की जो वर्गीकरण की संख्या है ना वो दोस्तों कितनी है, किसके अनुसार, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार। दो प्रकार के दो दोस्तों इसमें क्वेश्चन होते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोस्तों 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। देखिए दोस्तों राजस्थान की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के अनुसार राजस्थान विधानसभा में 3 प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों होते हैं। कौन कौन से, नोट करना। एक तो होता है तारांकित पर्सन, दूसरा होता है अतारांकित पर्सन होते हैं दूसरा, है ना। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, अल्प सूचना वाले पर्सन, अल्प सूचना वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे, है ना। जो 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों राजस्थान विधानसभा में जो दोस्तों पूछे जाते हैं, तारांकित क्वेश्चन, अतारांकित क्वेश्चन और दोस्तों अल्प सूचना वाले क्वेश्चन, है ना। तो 3 प्रकार के क्वेश्चनों का दोस्तों वर्गीकरण किया जाता है। उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बड़ा गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं राजस्थान विधानसभा में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म भाई सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री दे रखे हैं और एक तरफ दोस्तों राज्यपाल दे रखा है। यहां पर दोस्तों समझना बहुत ही गजब का लॉजिक है यहां पर भाई, है ना। देखिए राज्य में पहली बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1967 में लगा था। उस समय दोस्तों मुख्यमंत्री कौन था, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था, मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया के समय दोस्तों राज्यपाल कौन था, तो 2 जने थे, एक तो दोस्तों हुकम सिंह, है ना, और दोस्तों एक था डॉक्टर संपूर्णानंद, दोस्तों संपूर्णानंद। ये 2 राज्यपाल थे दोस्तों, है ना, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय, है ना। 4 बार अभी तक दोस्तों राष्ट्रपति शासन लग चुका है राजस्थान में। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। उस समय दोस्तों मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया था और राज्यपाल कौन था, डॉक्टर हुकमचंद और दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद, है ना। ये 2 राज्यपाल थे, है ना। जब दूसरा दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा, कब लगा, 1977 में। 1977 में जब राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों उस समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद नहीं थे, इस बात का ध्यान रखना। उस समय दोस्तों राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी, है ना। वेदपाल त्यागी दोस्तों ये राज्यपाल थे। इसके अलावा एक राज्यपाल और था इन्हीं के शासनकाल में, रघुकुल तिलक दोस्तों। ये दोस्तों राज्यपाल थे जब दूसरी बार शासन लगा तब। तो दोस्तों बताइए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर भाई 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। यही तो सुमेलित नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ना, हरिदेव जोशी के समय मुख्य राज्यपाल कौन था, हरिदेव जोशी के समय राज्यपाल था वेदपाल त्यागी और दोस्तों रघुकुल तिलक साहब, है ना। यहाँ पर देखिए जगन्नाथ पहाड़िया के समय दोस्तों राज्यपाल था रघुकुल तिलक, ये बात भी बिल्कुल सही है। और हीरालाल देवपुरा के समय ओपी मेहरा, ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है। ये ओपी मेहरा दोस्तों बड़े गजब के दोस्तों राज्यपाल है। ये दोस्तों हमारे दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दोस्तों अध्यक्ष भी रहे हुए हैं ये ओपी मेहरा, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के चीफ भी दोस्तों रहे हैं दोस्तों ओपी मेहरा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बड़े गजब का दोस्तों एक क्वेश्चन था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 भाई, बहुत ही लंबा प्रश्न है दोस्तों, आपको ठीक से दिख रहा है ना, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा गौर से देख लेना भाई, है ना। देखने में दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन थोड़ा सा गौर से देख लेना। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर नोट करना। देखिए पहला कथन क्या बोला है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अरे भाई यहीं पर गड़बड़ कर दिया इसने, तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य थोड़ी भाग लेते हैं। संसद के दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य दोस्तों भाग लेते हैं। तो उत्तर नंबर दोस्तों इसमें से तो एक ही भाई, ये एक ही नंबर दोस्तों गलत हो गया, है ना। ये पूछ रहा है कौन सा कथन दोस्तों सही है इनमें, है ना। तो ये तो दोस्तों पहला तो हो गया भाई गलत है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, वह संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए दूसरा कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों, राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। बात तो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन भी देख लेते हैं,
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का दोस्तों मतलब दोस्तों अनुमति या दोस्तों अधिकार मिला? तो दोस्तों नोट करना, 17वें संविधान संशोधन के तहत है ना। 17वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य दोस्तों भाग लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चौथा दोस्तों जो कथन है वो भी देख लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त दान है ना, गुप्त मतदान के माध्यम से दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है इसके चुनाव में। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। मतलब दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 ये दोस्तों कथन सत्य हैं। बाकी दोस्तों पहला जो कथन है वो दोस्तों असत्य है। ये बात मैंने आपको बता दिया। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि दोस्तों संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 2, 3 और 4 दोस्तों यहां पर देखिए उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जिंदगी में कभी पूछ ले तो दोस्तों आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों बड़े क्वेश्चन को देखकर आपको दोस्तों घबराना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, आराम से पढ़ना और दोस्तों धैर्य के साथ पढ़ना। आप दोस्तों जरूर आंसर दोस्तों करके आओगे, है ना। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? बहुत ही लंबा दोस्तों क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन को देखकर दोस्तों आपको घबराना नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक दोस्तों क्वेश्चन है, रटे रटाए कंटेंट नहीं है, मेहनत से तैयार किए गए दोस्तों क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम में दोस्तों आपको भाई हूबहू देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में दोस्तों राज्यपाल की शक्ति के बारे में भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? राज्यपाल की शक्ति के बारे में दोस्तों बात हो रही है अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है जी, पहला कथन देखें दोस्तों क्या बोल रहा है। राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में है ना राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या तो दोस्तों राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या फिर जब भी राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है तो इन अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में दोस्तों राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है क्या? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते। तो नियम तो बनाते भाई, ये तो गलत बात है। तो दूसरा कथन दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा कथन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। मैंने बताया था ना नियम बनाते हैं। तो तीसरा कथन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर देखिए चौथा कथन क्या बोल रहा है। राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में दोस्तों एसटी के सदस्यों के लिए या उनके बीच भूमि के स्थानांतरण को प्रतिबद्ध या दोस्तों प्रतिबंधित करता है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस चौथा ऑप्शन में दोस्तों बिल्कुल सही है भाई, है ना। हमारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी दोस्तों सही है ना। मतलब पहला, तीसरा और चौथा कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ पर देखिए 1, 3 और 4, तो उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही गजब का प्रश्न था दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन देखने में दोस्तों आपको मजा ही आ जाएगा भाई, है ना। आपकी एग्जाम में दोस्तों आपको यहाँ से भाई जब आप हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखेगा ना, आपका दिल दोस्तों गदगद हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? देखिए पहला कथन क्या बोला है। इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। दूसरा कथन देखते हैं क्या होगा। क्या आवाज नहीं आ रही क्या दोस्तों? बार बार दोस्तों एरर आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। दूसरा कथन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब दोस्तों लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। दूसरी बात सही है क्या? ये दोस्तों दूसरी बात में थोड़ा सा दोस्तों डाउट है हमको, है ना। तीसरा कथन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भारत के केंद्र का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 अधिनियम के तहत था। यह बात तो बिल्कुल सही बात है। चौथा कथन भी देख लेते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य दोस्तों
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तित रहे। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो दोस्तों गलती नहीं करना है ना, हूबहू दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला खतर में दोस्तों बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और दोस्तों 4 नंबर सही है। मतलब पहला, तीसरा और चौथा कथन दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दूसरा कथन दोस्तों सत्य बात नहीं है ना। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 1 3 4। 1 3 4 दोस्तों यहां पर देखिए क्या है, 1 3 4 किसी में ऑप्शन में क्या, 1 3 4 उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिंदगी में कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो गलती नहीं करना है भाई, है ना, क्योंकि दोस्तों आप Q50 जीके के स्टूडेंट हो, है ना, Q50 जीके के दोस्तों आप स्टूडेंट हो। अगर आपको दोस्तों फिर भी किसी क्वेश्चन में भाई कंफ्यूजन रहता है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर पूछ लेना। आपका भाई दोस्तों आपके साथ है, हमेशा दोस्तों कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। घबराने की दोस्तों कोई भी जरूरत नहीं है। राजस्थान जीके के मामले में, राजस्थान पॉलिटी और दोस्तों इंडियन पॉलिटी के मामले में दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान को, मेरे स्टूडेंट को दोस्तों 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्या है यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। क्वेश्चन का लेवल देखकर दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो भाई आपकी एग्जाम आरएस प्री में दोस्तों 1 अक्टूबर को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों कितना गजब का लेवल है। सूची फर्स्ट को भाई सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सूची फर्स्ट में क्या बता रखा है, मौलिक अधिकार, सूचना का जो अधिकार है दोस्तों किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। भाई सूचना का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, देखिए सूचना का अधिकार दोस्तों उल्लेखित है हमारा दोस्तों यहां पर नोट करना, आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 1 में दोस्तों उल्लेखित है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, है ना, एक में आ जाएगा 4 नंबर, आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 19A में दोस्तों ये उल्लेखित है, ठीक है। देखिए दूसरा देखते हैं, भारत में निवास करने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार दोस्तों मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। ये बात कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ये बात दोस्तों उल्लेखित है हमारे अनुच्छेद 19 के, इंग्लिश में देखिए दोस्तों यहां पर है ना, अनुच्छेद 19 के दोस्तों आर्टिकल दोस्तों ई में, अनुच्छेद 19 के आर्टिकल दोस्तों ई में उल्लेखित है। 1 मिनट, अच्छा ऑप्शन दोस्तों यहां पर नीचे भी है क्या, है ना, मैं तभी देख रहा हूं दोस्तों यहां पर तो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल जी बता रखा है, लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल ई भी बता रखा है। तो दोस्तों भारत के किसी भी राज्य में दोस्तों निवास करने का जो अधिकार है बी में आ जाएगा दोस्तों हमारा 5 नंबर, ठीक है। यहां पर देखिए शिक्षा का अधिकार दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों आर्टिकल 21 के, है ना, आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। यहां पर देखिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दोस्तों किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार दोस्तों किया गया है, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 39D, है ना, इसमें आ जाएगा दोस्तों हमारा 3 नंबर है। इस प्रकार दोस्तों आप सम्मिलित कर सकते हो भाई, है ना, बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखकर दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो। एक बार दोस्तों इसको दोबारा देख लीजिए आप, है ना। सूचना का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल ए में दोस्तों उल्लेखित है। भारत में किसी भी, भारत के किसी भी राज्य में दोस्तों निवास करने का अधिकार दोस्तों हमको कहां पर है, तो आर्टिकल दोस्तों 19 के सब आर्टिकल ई में दोस्तों और आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 5 में दोस्तों ये हमको अधिकार दिया गया है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार दोस्तों हमको आर्टिकल 21 के ए में दोस्तों दिया गया है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं दोनों को दोस्तों सम्मान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दोस्तों किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 39D में किया गया है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर सकते हो। कितना गजब का प्रश्न है भाई, है ना। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप दोस्तों सम्मिलित कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना गजब का प्रश्न, आपका मन दोस्तों दिल गदगद हो जाएगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। क्या बोल रहा है, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में या भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का दोस्तों निम्नांकित में से सही क्रम क्या है। कितना गजब का प्रश्न है भाई, है ना। जब राष्ट्रपति दोस्तों हमारा अनुच्छेद 60 के अनुसार दोस्तों शपथ ग्रहण करता है उस समय दोस्तों सबसे पहले क्या क्या बोलता है भाई, है ना।
देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए संविधान का संरक्षण परिरक्षण या दोस्तों प्रतिरक्षण, या दोस्तों संविधान का परिरक्षण संरक्षण या प्रतिरक्षण, या दोस्तों संविधान का परिरक्षण प्रतिरक्षण या दोस्तों संरक्षण, या दोस्तों संविधान का प्रतिरक्षण परिरक्षण या दोस्तों संरक्षण। भाई रट के जाना इस क्वेश्चन को, स्टार लगा लेना दोस्तों इस क्वेश्चन पर, है ना। काफी बार दोस्तों आरपीएससी का समझिए फेवरेट क्वेश्चन है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। संविधान का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण दोस्तों, है ना। ये दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या दोस्तों प्रतिज्ञान के शब्दों का सही क्रम है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। शब्दों का क्रम दोस्तों आजकल एग्जामिनर पूछने दोस्तों लग गया, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि दोस्तों आपको भारत की उद्देशिका याद होनी चाहिए, है ना। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, याद तो होनी चाहिए। और दोस्तों भारत के मूल कर्तव्य याद होनी चाहिए, 11 के 11 मूल कर्तव्य दोस्तों आपको कंठस्थ याद होने चाहिए भाई, है ना। इसके अलावा दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चन है ना जिनमें शब्दों का क्रम पूछता है, वो क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए, तब दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में दोस्तों भाग लेने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या दोस्तों कितनी थी। बात हो रही है दोस्तों 2018 की विधानसभा की, मतलब दोस्तों जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है ना, इसी विधानसभा की दोस्तों यहां पर बात हो रही है। इसमें दोस्तों भाग लेने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी, मतलब दोस्तों कितनी पार्टियों ने दोस्तों राजस्थान विधानसभा के चुनाव में दोस्तों भाग लिया था। 4 पार्टियों ने, 5 ने, 6 ने या दोस्तों 7 ने। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6, है ना। 6 दोस्तों राष्ट्रीय पार्टियों ने दोस्तों राजस्थान की विधानसभा चुनाव 2018 में दोस्तों भाग लिया था, तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21(1) के तहत दोस्तों किस राज्य, है ना, किसी आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 के तहत राज्य दोस्तों किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का दोस्तों क्या करेगा, प्रदान करेगा दोस्तों, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 5 से 10 साल के आयु समूह को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 7 से 15 साल तक के बच्चों को, या दोस्तों 4 से 16 साल तक के बच्चों को। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों जो राज्य है वो दोस्तों 6 से 14 साल तक के बच्चों को दोस्तों निःशुल्क, है ना, यहाँ पर देखिए मुफ्त निःशुल्क दोस्तों शिक्षा का उपबंध करेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार है वो दोस्तों हमको अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत दोस्तों उपलब्ध है। अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत दोस्तों हमको उपलब्ध है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। यहां पर देखिए क्या बोला है, किस मामले में दोस्तों या किस मामले को दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया था, है ना। मतलब दोस्तों कहने का मतलब इस क्वेश्चन का यह है कि किस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दोस्तों हमारी भारत की उद्देशिका संविधान की, है ना, संविधान का मूलभूत अंग है, मतलब मूल संरचना के रूप में दोस्तों इसको घोषित किया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में, केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य केस में, या दोस्तों इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस में, या दोस्तों इंदिरा गांधी साहनी बनाम भारत संघ में। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हमारी भारत की उद्देशिका को, है ना, संविधान की मूल संरचना का अंग माना है, या दोस्तों संविधान की दोस्तों, है ना, संविधान का अंग माना है हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका को। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों ये बात दोस्तों कही गई है, और ये बात दोस्तों मैं आपको कई दफा दोस्तों हमारी मॉडल पेपर में आपको बता चुका हूं। और दोस्तों इसके लिए मैंने दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद 1980, इन दोनों के लिए दोस्तों 2 क्लासें स्पेशल आपके लिए दोस्तों आरएस प्री 2023 के लिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही गजब तरीके से दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल से बता रखा हूं। दोनों क्लासें दोस्तों अलग अलग है दोनों केसों की, ठीक है। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैंने बोला था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहां पर देख लीजिए प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं, काफी सारे दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ का प्रारूप
भारत की संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों उल्लेखित है? दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में दोस्तों, पांचवी अनुसूची में। देखिए शपथ से संबंधित जो भी प्रावधान है ना वो दोस्तों हमारी तीसरी अनुसूची में दोस्तों उल्लेखित है। उत्तर नंबर 2 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही लंबा प्रश्न है भाई, आपको दिखने में थोड़ी सी दोस्तों दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप भाई मैनेज कर लेना है ना। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन सही है? यहां पर देखिए पहला कथन दोस्तों क्या बोल रहा है, राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना दोस्तों जारी की है। या दोस्तों दूसरा कथन देखिए क्या बोल रहा है, यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है ना। या दोस्तों तीसरा कथन देखिए क्या बोल रहा है, इसे अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। या दोस्तों इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, यह सरकारी जांच पर दोस्तों बहुत अधिक निर्भर है। इनमें से दोस्तों सही कथन कौन सा है हमको दोस्तों ये देखना है। तो देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा ही कथन दोस्तों केवल और केवल दोस्तों सत्य है, बाकी सभी के सभी असत्य कथन है। कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये दोस्तों एक ऑटोनोमस बॉडी है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों एक निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों इसके अध्यक्ष बनने के लिए है ना क्या योग्यता होनी चाहिए राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए? तो दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए, वही दोस्तों इसका अध्यक्ष बन सकता है। ये बात दोस्तों ध्यान रखना, बड़ी गजब की बात है। यहां पर देखिए पहला कथन दोस्तों क्यों गलत है, राज्य सरकार ने दोस्तों 1 जनवरी को नहीं, यहां पर नोट करना 18 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की है ना के अनुसार दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए दोस्तों एक अधिसूचना जारी की थी। कब जारी की थी? 18 जनवरी 1999 को, न कि दोस्तों 1 जनवरी 1999 को। तो इसलिए दोस्तों पहला कथन भाई गलत है। तीसरा कथन दोस्तों इसलिए गलत है कि इस धारा के अनुसार दोस्तों इसको वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। चौथा कथन देखिए, इसकी जांच के लिए दोस्तों कोई एजेंसी नहीं है। इसकी जांच के लिए दोस्तों एजेंसी होती है, ये जांच तो कर सकता है लेकिन दोस्तों दंड नहीं दे सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों इसलिए चौथा ऑप्शन भी दोस्तों गलत है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता चुका हूं, पिछला मॉडल पेपर में दोस्तों जाकर देखना है ना। यहाँ पर दोस्तों हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे, डिटेल में भाई चर्चा नहीं करेंगे, इतना दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ही लिमिटेड दोस्तों टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी दोस्तों आसीन रहा है? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है? जय नारायण व्यास, हीरालाल देवपुरा, टीकाराम पालीवाल, शिवचरण माथुर। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट देगा। जो हमारा मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा साहब हैं वो दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भाई राज्यपाल द्वारा दोस्तों किया जाता है? मतलब राज्यपाल द्वारा दोस्तों कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? विधानसभा का सत्रावसान करना, मतलब दोस्तों विधानसभा के सत्र को समाप्त करना, इसका मतलब यह है। सत्रावसान का मतलब है विधानसभा के सत्र को समाप्त करना। यह कार्य दोस्तों बिल्कुल राज्यपाल द्वारा दोस्तों किया जाता है। विधानसभा को भंग करना, यह कार्य भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधानसभा की बैठक को दोस्तों स्थगित करना, ये कार्य दोस्तों राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता। विधानसभा की बैठक को स्थगित करने का कार्य दोस्तों कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है ना। विधानसभा अध्यक्ष का काम है दोस्तों विधानसभा की बैठकों को स्थगित करना, है ना। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके अलावा विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना, आहूत का मतलब होता है दोस्तों विधानसभा के सत्र को बुलाना, है ना। ये काम किसका होता है? राज्यपाल को होता है। लेकिन दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ये चौथा ऑप्शन भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है ना। मतलब तीसरा कथन दोस्तों हमारा क्या है भाई? उत्तर नंबर मतलब सी वाला जो ऑप्शन है ना ये दोस्तों गलत है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या हो जाएगा? देखिए ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। मतलब ए, बी और डी दोस्तों बिल्कुल सही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। यहां पर देखिए ए, बी और डी, ए, बी, डी दोस्तों किसमें? उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बहुत ही गजब की दोस्तों मैराथन क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है,
भारतीय संविधान में दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, है ना, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान दोस्तों लागू हुआ था, इस बात का ध्यान रखना। उस समय दोस्तों राजस्थान किस श्रेणी का दोस्तों राज्य माना गया? बाघ ए श्रेणी का स्टेट, बाघ बे श्रेणी का स्टेट, या दोस्तों बाघ स श्रेणी का राज्य, बाघ द श्रेणी का स्टेट है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, जब हमारा संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय दोस्तों भारतीय जो हमारा राजस्थान राज्य था वो दोस्तों भारत का बे श्रेणी का दोस्तों स्टेट माना गया। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करना है अगर ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में पूछ ले तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पद पर दोस्तों रहे हैं? नीलम संजीवनी रेड्डी, जीएमसी बालयोगी, बलराम जाखड़, या दोस्तों हुकम सिंह। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर दोस्तों सबसे ज्यादा समय के लिए कौन रहे हैं? तो बलराम जाखड़ रहे हैं। उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाई गलत है? ठीक है जी, पहला कथन दोस्तों क्या बोल रहा है? मंत्रिमंडल के सभी मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। ये दोस्तों पहला कथन है ना। दूसरा कथन देखते हैं दोस्तों क्या है। दूसरा कथन है दोस्तों, राज्य मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रण होने पर ही जा सकते हैं। तीसरा कथन है दोस्तों, उपमंत्री मंत्रिमंडल की किसी भी बैठक में दोस्तों भाग नहीं लेते। उपमंत्री की बात हो रही है, इसमें देखिए हमको देखना है गलत कथन दोस्तों कौन सा है, ये देखना है। ठीक है, चौथा कथन दोस्तों क्या बोला है? एक मंत्री को चाहे वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, प्रत्येक सदन में मतदान देने का अधिकार है, और दोस्तों वे उस सदन में सदस्य हो या नहीं हो, है ना। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि एक कोई मंत्री है, वो दोस्तों संसद का किसी भी सदन का मान लो सदस्य है, लेकिन दोस्तों उसको प्रत्येक सदन में मतदान देने का अधिकार है, चाहे दोस्तों वो किसी भी सदन का सदस्य हो या नहीं हो। तो दोस्तों ऐसे थोड़ी होता है ना, उस जिस सदन का दोस्तों वह मंत्री सदस्य है ना, उसी सदन में दोस्तों वह मतदान दे सकता है, और उसी सदन में दोस्तों वो बोल सकता है। बोल तो दोस्तों दोनों सदनों में सकता है, लेकिन दोस्तों जो वोट देने का अधिकार है ना, वो दोस्तों उसी सदन में दोस्तों दे सकता है। और दोस्तों वह संसद का सदस्य हो या नहीं हो, ये कौन सी दोस्तों त्रिक वाली बात आ गई। तो ये उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चौथा ऑप्शन है वो दोस्तों गलत होगा। देखिए पहला ऑप्शन भी दोस्तों बिल्कुल सही है, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य मंत्रिमंडल के किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए केवल दोस्तों निमंत्रित होने पर ही दोस्तों जा सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। इसके अलावा जो उपमंत्री होते हैं वो दोस्तों मंत्रिमंडल की किसी भी बैठक में दोस्तों भाग नहीं लगते, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 तो बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध है अध्यक्षात्मक प्रणाली से, संसदीय प्रणाली से, गणतंत्र प्रणाली से, दोस्तों संघ प्रणाली से। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा। वेस्टमिनिस्टर पद्धति दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों संसदीय प्रणाली से इसका संबंध है दोस्तों, बहुत ही गजब की दोस्तों पद्धति है ना। और दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है, अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन ये पूछ ले, है ना, कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली या दोस्तों वेस्टमिनिस्टर पद्धति का संबंध है ना, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से दोस्तों ये बात ली गई है, तो बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा। तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों यूके के संविधान से ली गई है ना, यूनाइटेड ऑफ किंगडम के संविधान से दोस्तों ली गई है ये वेस्टमिनिस्टर पद्धति। इस बात का ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों यूके के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन में, काफी बार दोस्तों रिपीट हुआ है प्रश्न है ना, आरपीएससी का समझिए फेवरेट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि दोस्तों प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती ही। 89वां संविधान संशोधन, 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, या दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, है ना। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दोस्तों, है ना, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मंत्री परिषद के आकार को निश्चित किया गया। मंत्री परिषद
कि आकार को दोस्तों क्या किया गया, निश्चित किया गया। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है ना। अब वो मंत्रिपरिषद दोस्तों कैसी मंत्रिपरिषद, चाहे दोस्तों वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो या दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद हो, दोनों मंत्रिपरिषदों के आकार को दोस्तों निश्चित किया गया। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में तो ये बताया गया कि दोस्तों प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या दोस्तों उनकी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और राज्य मंत्री परिषद में दोस्तों यह बताया गया कि राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित उनके कुल सदस्यों संख्या की 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी, है ना। लेकिन दोस्तों राज्य मंत्री परिषद में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 12% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल 12 होगी राज्य मंत्री परिषद में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद कौन सा जिम्मेदार है ना, तो केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए दोस्तों ये बात है, ये जो बात है ना, ये क्वेश्चन है, ये दोस्तों किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ये एक बात दोस्तों 75 का सब आर्टिकल 1 में दोस्तों उल्लेखित है ना। अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल 1 में दोस्तों ये बात उल्लेखित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए। अगर बात करूं राज्य मंत्री परिषद के लिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि राज्य मंत्री परिषद के लिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या दोस्तों उनकी कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, तो 164 है ना, नोट करना, आर्टिकल 164A में दोस्तों उल्लेखित है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। यह बात है राज्य मंत्री परिषद के लिए 164, केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए 75 का सब आर्टिकल 1। ठीक है, बहुत ही गजब का प्रश्न था हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। और दोस्तों ऐसा कंटेंट है ना, लोग दोस्तों आपको बारी भरकम फीस लेकर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में दोस्तों आपको ऐसी मैराथन क्लास भाई प्रोवाइड नहीं कराती, लेकिन दोस्तों Q50 जीके पर, Q50 जीके क्लासेज पर दोस्तों आपको बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट भाई ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों दिया जाता है, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। और यार आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, और दोस्तों आपका फर्ज बनता है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, है ना। आपकी एग्जाम RS प्री 2023 में एक रामबाण दोस्तों साबित होगी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। हमको दोस्तों इन 4 कथनों में से गलत कथन देखना है, कौन सा गलत कथन है। ठीक है, देखते हैं पहला कथन दोस्तों क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब भारत या दोस्तों उसके क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थिति की साख दोस्तों खतरे में हो, है ना। वित्तीय स्थिरता या दोस्तों उसकी साख खतरे में हो, तब दोस्तों अनुच्छेद, नोट करना, अनुच्छेद 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। दूसरा कथन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और दोस्तों भत्तों में कटौती की जा सकती है। जब दोस्तों समझिए वित्तीय आपातकाल लगा दिया गया तो दोस्तों राज्य के मामलों से जुड़े जो सेवारत लोग हैं, है ना, मतलब दोस्तों राज्य सरकार के कर्मचारी है, उनके वेतन भत्तों में दोस्तों कटौती की जाती है। यह बात भी बिल्कुल सही है ना, मतलब दूसरा कथन भी दोस्तों बिल्कुल सही है, पहला कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन देख लेते दोस्तों क्या होगा। जो तीसरा कथन है वो क्या बोल रहा है, वित्तीय आपातकाल के दौरान दोस्तों राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बात कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। उत्तर नंबर 3 ही दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां पर देखिए चौथा ऑप्शन भी दोस्तों देख लेते हैं साथ ही साथ, वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। यह बात दोस्तों बिल्कुल सही है। मतलब दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को दोस्तों राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं देखिए दोस्तों कुछ आपातकालों की। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की मैं बात करूं, राष्ट्रीय आपातकाल की दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन दोस्तों 352 के तहत लगाया जाता है। सॉरी 352 का नाम आ गया, एक मिनट, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा हूं, 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रपति शासन राज्य में कब लगाया जाता है, देखिए राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, राज्य में
संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दोस्तों राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राजस्थान में 4 बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। पहली बार कब लगा था? 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाई सही है? ठीक है जी, देखिए पहला कथन बोल रहा है प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब दोस्तों क्या है? जो भारत में दोस्तों पैदा हुआ है वह दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत आता है ना, मतलब भारत का नागरिक है वो। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं दोस्तों। पहला कथन तो बिल्कुल सही बात है ना। यहां पर देखिए दूसरा देखते हैं, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। समझिए माता पिता, समझिए दोस्तों यहाँ की मदर दोस्तों किसी विदेशी से शादी कर लेती है, या दोस्तों कोई विदेशी आदमी दोस्तों हमारे यहाँ इंडियन मदर से शादी कर लेता है, तो दोस्तों उनसे जो बच्चा पैदा हुआ है ना वो भी दोस्तों भारत की नागरिकता के लिए योग्य व्यक्ति है। तो दोस्तों दूसरा कथन भी भाई बिल्कुल सही है ना। तीसरा कथन देखते हैं दोस्तों क्या बोला है, प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। मतलब तीसरा कथन में दोस्तों बिल्कुल सही बात है ना। तो दोस्तों तीनों ही कथन दोस्तों सत्य हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी दोस्तों तीनों कथन दोस्तों सत्य हैं। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों ए, बी, सी, मतलब दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार दोस्तों आवंटित उल्लेखित है ना। आवंटन उल्लेखित है 4वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में और दोस्तों 3री अनुसूची में। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारी 4थी अनुसूची है उसमें दोस्तों है ना राज्यसभा की राज्यवार सीटों का आवंटन दोस्तों उल्लेखित है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही गजब का प्रश्न था, है ना। देखिए बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर देखिए 8वीं अनुसूची की। 8वीं जो अनुसूची है, यहां से दोस्तों एक बात समझना आप, भारतीय मूल संविधान में, भारतीय मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां ही थी, इस बात का ध्यान रखना है ना। बाकी की 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोस्तों संविधान संशोधनों के तहत दोस्तों जोड़ी गई है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए बात करें हम दोस्तों, देखिए 8वीं अनुसूची की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है वो दोस्तों भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो दोस्तों इसी 8वीं अनुसूची में दोस्तों किया गया। इस बात का ध्यान रखना। वर्तमान में देखिए दोस्तों मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 भाषाओं का उल्लेख था, इस बात का ध्यान रखना। वर्तमान में 22 भाषाओं का दोस्तों उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची दोस्तों भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ी गई। तो दोस्तों नोट करना 52वां संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में दोस्तों जोड़ी गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं देखिए दोस्तों यहां पर हम भाई 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? दल बदल, सॉरी एक मिनट भाई, जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ी गई थी। ये दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन के तहत। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। जो 52वां संविधान संशोधन दोस्तों 1985 के तहत जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची तो दोस्तों हमारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी ना। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची दोस्तों नोट करना, 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची दोस्तों हमारा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, जिसमें दोस्तों 18 विषयों का उल्लेख किया गया। 11वीं अनुसूची में दोस्तों 29 विषयों का उल्लेख किया गया। नगर हमारी ग्राम पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची संबंधित है और 12वीं अनुसूची दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दोस्तों मैंने आपको बता दिया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 3री मतलब दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है ना। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर देखिए 3री अनुसूची की भी है ना। 3री अनुसूची की देखिए दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 3री अनुसूची में दोस्तों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से संबंधित है। शपथ का प्रावधान किया गया है ना, जो शपथ ली जाती है ना वो दोस्तों इसी 3री अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, स्टार लगा लेना। क्या बोल रहे हैं? गोपनीयता के अधिकार पर, मतलब दोस्तों निजता के अधिकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? निजता के अधिकार की। ठीक है,
गोपनीयता के अधिकार पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में कौन सा बयान भाई सही है? एक क्वेश्चन दोस्तों आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों हूबहू दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो थोड़े दिन पहले आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम ली गई थी ना, उसमें दोस्तों क्वेश्चन हूबहू भाई पूछा गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में दोस्तों घोषित किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। ये बात बिल्कुल सही है क्या? है ना, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें कतई संदेह वाली बात नहीं है ना। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा कथन क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश की पीठ ने दोस्तों ये ऐतिहासिक फैसला दिया था। तीसरा कथन देखते हैं दोस्तों क्या बोला है, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता की में खंडपीठ ने दोस्तों दिया था। ये बात भी भाई बिल्कुल सही है ना, रट लेना, इसको ध्यान रखना, JS खेहर का नाम है, इसी की अध्यक्षता में दोस्तों इस खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था। तीसरा जो चौथा कथन है वो क्या बोला, सरकार ने क्या तर्क दिया कि संविधान की व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है ना। जो हमारा संविधान है वो व्यक्तिगत गोपनीयता को दोस्तों एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। ये बात भी बिल्कुल सही बात है ना। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, AC और D दोस्तों, ACD दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भविष्य में पूछ ले तो दोस्तों गलती नहीं करना है। उत्तर नंबर दोस्तों B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही दोस्तों इसमें सही नहीं है, बाकी की तीनों दोस्तों खत्म सही है, ACD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, है ना, अनुच्छेद, है ना, बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिए 61 क्या बोला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दोस्तों मिलान कीजिए और सूचियों का चयन करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों क्या दे रखा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल। दोस्तों इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है भाई, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो ये बात दोस्तों अनुच्छेद 54 में कही गई है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक में दोस्तों हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों उल्लेखित है, तो ये बात दोस्तों अनुच्छेद हमारा नोट करना, अनुच्छेद 58 में दोस्तों उल्लेखित है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं। तीसरा देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का महाअभियोग है ना, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 56 में उल्लेखित है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए महाअभियोग अनुच्छेद 56 में उल्लेखित है, लेकिन दोस्तों नोट करना, राष्ट्रपति के महाअभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन है, ये बात दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद दोस्तों 61 में उल्लेखित है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप भाई सम्मिलित कर लेना। ठीक है, नीचे दोस्तों कूट दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों आप सम्मिलित कर लेना, क्वेश्चन काफी सारा दोस्तों लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेगा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में दी गई है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना, न कि दोस्तों राष्ट्रपति पर महाअभियोग है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग है ना, महाअभियोग लगाया जाएगा, ये दोस्तों उल्लेखित है अनुच्छेद 61 में। ये दोस्तों उल्लेखित किसमें है, आर्टिकल दोस्तों 56 के सब आर्टिकल 2 में उल्लेखित है। इतनी बात है दोस्तों, मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे जो मॉडल पेपर हैं, पिछले मॉडल पेपर, उनमें दोस्तों ये बात मैं आपको बता चुका हूं। दोनों बातें दोस्तों अलग अलग है ना, दोबारा देख लीजिए, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाएगा, ये बात दोस्तों किस में उल्लेखित है, अनुच्छेद 56 के सब आर्टिकल 2 में, और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद दोस्तों 61 में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई बहुत ही गजब का प्रश्न है, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या वाक्य दोस्तों सही है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है जी, राज्यसभा की बात हो रही है। देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है क्या, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात दोस्तों फिक्स नहीं है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, राज्य मतलब दोस्तों जो सेकंड है वो भी देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ, सेकंड कथन देखिए क्या बोल रहा है, 12 मनोनीत सदस्य दोस्तों जो विज्ञान, कला, समाज सेवा या दोस्तों खेल क्षेत्रों से संबंधित होने चाहिए, ये बात सही है क्या, पता नहीं दोस्तों। तीसरा देखते हैं दोस्तों क्या होगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, मतलब राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं
उनमें सदस्यों के निर्वाचन की जो दोस्तों चुनाव की जो प्रक्रिया वो एक जैसी है क्या? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है, कौन सा कथन दोस्तों सही है? देखिए हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही बात दोस्तों सही है। राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो दोस्तों 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, 100% सत्य बात है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। देखिए दोस्तों दूसरा और तीसरा कथन दोस्तों मतलब बी और सी कथन दोस्तों कैसे सही नहीं है, तो इनके बारे में दोस्तों देख लीजिए। यहां पर देखिए दोस्तों समझने की बात है। देखिए यहां पर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, बिल्कुल सही है। नाम निर्देशित किया जाता है। वो सदस्य किस से जुड़े हुए होने चाहिए? वो सदस्य दोस्तों विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए होने चाहिए, कला साहित्य समाज सेवा से जुड़े हुए होने चाहिए, न कि दोस्तों खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए होने चाहिए। खेल दोस्तों उनमें नहीं नाम दोस्तों उल्लेखित है, खेल का नाम ही दोस्तों उल्लेखित नहीं है ना। मतलब खेल से संबंधित क्षेत्र दोस्तों, खेल से संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो दोस्तों हमारे राज्यसभा के 12 सदस्यों में दोस्तों मनोनीत नहीं किए जाते राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर केवल और केवल दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये सी वाला ऑप्शन में दोस्तों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय भाई नहीं है। हमें देखना है कौन सा दोस्तों संघ सूची का विषय नहीं है। कृषि आय से बिन आय पर कर करे, या दोस्तों कृषि आय पर करे, या कृषि भूमि से बिन संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क है। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निगम कर तो दोस्तों संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही बात है। कृषि आय से बिन आय पर कर ये भी दोस्तों संघ सूची का विषय है, और दोस्तों कृषि भूमि से बिन संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ये भी संघ सूची का विषय है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि आय पर कर दोस्तों राज्य सूची का विषय है, नोट करना, राज्य सूची का विषय कृषि आय पर करे, और दोस्तों कृषि आय से बिन आय पर करे ये दोस्तों संघ सूची का विषय, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है ना? कौन सा दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों बताइए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए वाक एवं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना, ये दोस्तों अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है, इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 19 के सब आर्टिकल 1 में दोस्तों उल्लेखित है ना, इतना और बता देता हूं। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से दोस्तों संबंधित है, न कि दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों बाकी की जो सभी है ना, सम्मान नागरिक संहिता हमारी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है, मद्यपान निषेध, इसके अलावा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सभी के सभी दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहां पर देखिए नीति निर्देशक तत्वों की कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो नोट करना, राज्य के दोस्तों भाग 4 में उल्लेखित है नीति निर्देशक तत्व। नोट करना किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दोस्तों इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतः स्थापित किया गया था? कितना गजब का प्रश्न है भाई, है ना। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? देखिए दोस्तों गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी भाई देसाई, या दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव सिन्हा, है ना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी के समय दोस्तों भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतः स्थापित किया गया था, मतलब जोड़ा गया था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? उद्देशिका में भारत की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? दोस्तों मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि उद्देशिका को दोस्तों कंठस्थ याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। जिसको उद्देशिका याद है वही दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपकी एग्जाम में दोस्तों एग्जिट दोस्तों सही करेंगे बड़ी आसानी से दोस्तों, फटाक से दोस्तों क्वेश्चन सही कर दोगे, है ना, अगर आपको उद्देशिका याद है तो देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। तो इसके लिए तो दोस्तों उद्देशिका याद होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बार बोल के दोबारा बता रहा हूं भारत की उद्देशिका, नोट करना। देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, सबसे पहले क्या आया? पंथ निरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता आ गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली दोस्तों बंधुता को, है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों, है ना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न था, यहां पर नोट करना, अंगीकृत, अधिनियमित, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, अधिनियमित और दोस्तों आत्मसमर्पित, आत्मसमर्पित करते हैं भाई, है ना, इस बात का ध्यान रखना। अंगीकृत, अधिनियमित और दोस्तों आत्मसमर्पित करते हैं, इनका क्रम भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों। वैसे तो आपको पूरी कंठस्थ दोस्तों याद होनी चाहिए। और देखिए आपके सामने देख लीजिए, मैं आपके सामने दोस्तों भारत की उद्देशिका रिपीट किया हूं बोल के, और आपके सामने आंसर दोस्तों निकल के आ गया, है ना। तो इसलिए बोलता हूं कि दोस्तों उद्देशिका याद कर लीजिए, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ उद्देशिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। संविधान की जो उद्देशिका उसमें दोस्तों केवल एक बार ही दोस्तों संविधान संशोधन हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है, जिसके तहत भारत की उद्देशिका में 3 शब्द दोस्तों जोड़े गए थे। कौन कौन से? अखंडता शब्द जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, और दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इस बात का ध्यान रखना, इन 3 शब्दों को दोस्तों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्दों का उल्लेख दोस्तों किस देश के संविधान से दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं, तो दोस्तों नोट करना है रूस के संविधान से लिए गए हैं, है ना। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही गजब का प्रश्न था। और दोस्तों केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के तहत भारत की उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही गजब का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या दोस्तों आयरलैंड के संविधान से? भारत में दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कनाडा के संविधान से दोस्तों ली गई है ना। और साथ ही साथ आपको दोस्तों यह भी मालूम होना चाहिए कि दोस्तों कनाडा के संविधान से दोस्तों काफी सारी चीजें दोस्तों हमारे देश में ली गई है। मतलब दोस्तों जो राज्यों का संघ है ना, राज्यों का संघ शब्द ये भी दोस्तों कनाडा के संविधान से ही लिया गया, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, मतलब दोस्तों किस देश के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया, इसकी संपूर्ण डिटेल दोस्तों, इसकी कंप्लीट क्लास मैं आपके लिए दोस्तों बना चुका हूं। आरएस प्री 2023 के लिए स्पेशल क्लास है दोस्तों। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना, बहुत ही गजब की क्लास है हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में दोस्तों सही है? वह विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, विधानसभा को भंग कर सकता है, तो दोस्तों ये तो कथन गलत हो गया। वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, अध्यादेश भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए दोस्तों और क्या है, वह विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, मनोनीत कर सकता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये बात ही कथन दोस्तों गलत हो गया। वह राज्य लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है ना। बर्खास्त नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन निलंबित कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना, निलंबित कर सकता है, बर्खास्त नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात गलत बता दिया भाई, है ना। राज्यपाल दोस्तों अध्यादेश तो जारी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 200 के तहत नहीं करता। अनुच्छेद 200 के तहत तो दोस्तों राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है दोस्तों, है ना, न कि दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश तो दोस्तों यहां पर नोट करना, अनुच्छेद 213 के तहत दोस्तों हमारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, इस बात का ध्यान रखना। ये गलती से दोस्तों मैं आपको अनुच्छेद 200 बता दिया था, ठीक है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला है, निम्नलिखित निर्णयों में से किसे में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटा का बटन, है ना,
विकल्प में दोस्तों मतदाताओं को उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों निर्देश दिया था। मतलब नोटा का वचन दोस्तों किस वाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों निर्वाचन आयोग को दिया था? पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ हमारा इंडिया 2013 के बाद में, या दोस्तों नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ दोस्तों इंडिया, या दोस्तों विनीत नारायण एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997, या दोस्तों पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2001। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। पीयूसीएल बनाम दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में दोस्तों है ना नोटा का बटन दोस्तों निर्वाचन आयोग को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दोस्तों दिया गया था। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों हमारे निर्वाचन आयोग को जो नोटा का बटन उपलब्ध करवाया था ना, वो दोस्तों पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में दोस्तों 2013 में ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों को दोस्तों अंतः स्थापित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन के तहत, 16वां संविधान संशोधन के तहत, या दोस्तों 38वां संविधान संशोधन के तहत। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों को दोस्तों अंतः स्थापित किया गया था, मतलब दोस्तों जोड़ा गया था। इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने दोस्तों भाग लिया था? 12, 13, 14 या 15? बहुत ही गजब का प्रश्न है, स्टार लगा लेना। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 दलों ने दोस्तों भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भाई सही सुमेलित दोस्तों नहीं है? हमें यह देखना है दोस्तों कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत होती है क्या? या दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत होती है? बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, इस बात का ध्यान रखना है ना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना दोस्तों अनुच्छेद 129 के तहत, या दोस्तों अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत अनुच्छेद 136 के तहत। ये बात दोस्तों मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिकॉर्ड न्यायालय है ना, अभिलेख न्यायालय दोस्तों घोषित किया गया है अनुच्छेद 129 के तहत। ये बात भी बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एड होक दोस्तों जस्टिस की नियुक्ति की जाती है, मतलब दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद यहां पर नोट करना अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। मतलब दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों है ना आर्टिकल 126 के तहत की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न कि 124 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई 101 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की शक्ति है। ये बात बिल्कुल सही है ना। 101 में देख रहे हो दोस्तों कौन सा कथन सही है? ये बोल रहा है 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। दोस्तों शक्ति नहीं है भाई, कर्तव्य है ना। ये तो गलत है ना। पहला कथन दोस्तों गलत है। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 167 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, न कि दोस्तों शक्ति है। ये बात मैं आपको गलती से बता दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? एन गोपालस्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, या दोस्तों के संतानम। तो भाई देखे हमारी जो संविधान की प्रारूप समिति थी जिसका अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर साहब थे दोस्तों इसका अध्यक्ष। और दोस्तों इसमें अध्यक्ष सही थे दोस्तों टोटल 8 सदस्य ही है ना, 8 सदस्यीय समिति थी है ना। कितने सदस्यीय समिति थी? 8 सदस्यीय समिति थी। सॉरी 8 नहीं 7 सदस्यीय समिति थी दोस्तों। 7 सदस्य थे इसमें ना। अध्यक्ष है दोस्तों कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें देखिए 3 सदस्य तो ये रहे, एक तो दोस्तों अध्यक्ष हो गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाकी 3 सदस्य एन गोपालस्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। बाकी के 3 कौन कौन है? टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी दोस्तों ये इसका सदस्य था प्रारूप समिति का। इसके अलावा माधव राव दोस्तों है ना, माधव राव भी इसका सदस्य था। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला, नोट करना दोस्तों,
मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र दोस्तों मुस्लिम सदस्य प्रारूप समिति का। मोहम्मद सादुल्ला दोस्तों हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सॉरी अध्यक्ष का नाम है क्या, सदस्य था। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी दोस्तों प्रारूप समिति, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा दोस्तों पॉलिटिकल मैराथन दोस्तों क्लास है ना, मैराथन क्लास, जिसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लेकर आए हूं, जो भाई बहुत ही गजब की क्लास है। और दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, वो भी हम दोस्तों देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है, और 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तब दोस्तों अनुच्छेद 19 का निलंबन दोस्तों कौन सा अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 359, सॉरी अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 352 है दोस्तों, अनुच्छेद 357 है। हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का निलंबन दोस्तों अनुच्छेद 358 के द्वारा किया जाता है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही गजब का प्रश्न था, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, राजस्थान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय लागू होते समय दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, बेरू सिंह शेखावत, राष्ट्रपति शासन लागू था उस समय। तो बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बेरू सिंह शेखावत दोस्तों, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, या दोस्तों मंत्री परिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है, वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से दोस्तों शासन करती है। दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, पहला कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। कैसे, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि दोस्तों संसद के प्रति, है ना। इसलिए दोस्तों केवल दोस्तों देखिए पहला गलत है, दूसरा सही है। उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का लेवल देखकर दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो आपके एग्जाम में किस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है। मतलब दोस्तों डिसाइड कौन करता है संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। निर्भरता का मतलब हो गया दोस्तों इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर दोस्तों इनका निर्णय कौन करता है। तो दोस्तों देखिए निर्वाचन आयोग करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति करता है। मतलब संसद के जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उनकी दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन के पर दोस्तों जो डिसीजन लेने का जो निर्णय होता है दोस्तों, पावर होता है, वो किसके पास होता है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है भाई, है ना। संसद के जो सदस्य होते हैं इनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर दोस्तों निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट देगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा RS प्री 2023 का पॉलिटिकल मैराथन क्लास। दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास रही होगी। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताने क्लास आपके लिए कैसी लगी। आपकी एग्जाम में दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यहां से दोस्तों आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं बहुत ही गजब की क्लास है। और दोस्तों आपकी एग्जाम से पहले इस क्लास को भाई 2 से 3 बार, है ना, 2 से 3 बार दोस्तों जरूर देख के जाना। और दोस्तों शेयर करना नहीं भूलना है आपको, है ना, शेयर जरूर करना है। आपका भाई यार आपके लिए मेहनत कर रहा है दोस्तों कंटिन्यू। पिछले दोस्तों 1.5 घंटे से मैं भाई पानी नहीं पिया हूं आपके लिए दोस्तों, है ना, कंटिन्यू दोस्तों आपके लिए काम कर रहा हूं। आपका फर्ज बनता है यार, आपका भाई आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत करता है ना। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताने क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।